प्रिय विद्यार्थियों, मिसलेनियस लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप पढ़ेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला कॉन्सेप्ट होगा तथा दूसरा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं ये एक्स वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है तथा ये एक्स वाई तल है। ये उसका मूल बिंदु है। इससे r1 दूरी पर एक बिंदु A है, इस पर Q आवेश रखा है तथा मूल बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वो भी सदिश रूप में। तो सबसे पहले इसको मिला दीजिए और इसको मान लीजिए ये O बिंदु है, ये O, इसे A है, ये P है। ये इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से हो जाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से होगा। अगर ये सब वेक्टर के संबंध में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वेक्टर का वीडियो हम आई बटन पे ऊपर दे देंगे, वहाँ आप जाके देख लीजिए पहले, तभी ये अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो फिर अच्छा से समझ में नहीं आएगा। इसको हम अभी AP वेक्टर कह रहे हैं क्योंकि A से P की ओर है ये। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा ये Q आवेश के कारण, यहाँ पे जो फील्ड होगा ये धन आवेश है तो इधर होगा E वेक्टर। तो ये AP की दिशा में है, AP वेक्टर की दिशा में है। तो इस वेक्टर को अगर मान लिया जाए आर कैप, इस दिशा में अगर इकाई से आर कैप मान लेते हैं तो फील्ड को फिर इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ त्रिभुज OAP में हम लिख सकते हैं क्या, ये R1 वेक्टर है, ये R वेक्टर है, ये AP वेक्टर है। तो लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर प्लस AP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। AP वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हमको AP की दिशा में इकाई सदिश चाहिए, तो AP कैप, इकाई से इसको कैप से व्यक्त करते हैं, तो इसका अर्थ होगा AP वेक्टर बाय AP वेक्टर का मॉडुलस। तो ये हो जाएगा AP वेक्टर है हमको R माइनस R1 बाय R माइनस R1 का मॉडुलस। ये इस दिशा में हमको इकाई सदिश मिल गया। इसको R कैप भी कह सकते हैं। ये AP की दिशा में जो इकाई सदिश है इसी को हमने यहाँ पे R कैप मान के रखा है। R कैप का अर्थ है कि इस दिशा में इकाई सदिश। अब अगर हमको P पर फील्ड निकालना है तो फील्ड का मान लिख दीजिए और दिशा के लिए R कैप लिख देंगे या फिर AP वेक्टर लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, वो सेम दिशा को व्यक्त करेगा। तो हम लिख रहे हैं P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा E वेक्टर, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर है। R देख लीजिए, R यहाँ AP है, AP ही R है, तो ये हो जाएगा AP वेक्टर का मॉडुलस, ये उस दूरी को व्यक्त करेगा, इनटू R कैप। इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 Q बाय AP के बदले है R माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस, ये स्क्वायर होगा। तो और ये R कैप के बदले है, R कैप के बदले हम AP वेक्टर लिख सकते हैं,
और ए पी वेक्टर के इज इक्वल टू है ए पी का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय आर माइनस आर वन वेक्टर का मोड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर बाय आर माइनस आर वन वेक्टर का मोड स्क्वायर। तो इस तरह से इसको लिख पाएंगे 1/4πε0 क्यू बाय आर माइनस आर वन आर वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, ये स्क्वायर है और यहाँ एक पावर है, ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ एक पावर होगा, तो ये हो जाएगा क्यूब इंटू आर माइनस आर वन वेक्टर। ये हो जाएगा सदिश रूप में किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। यहाँ आर देख लीजिए, आर उस बिंदु का पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, तथा आर वन उस बिंदु का स्थिति सदिश है जहाँ पे आवेश रखा है। तो यहाँ आर जो है बिंदु आवेश की स्थिति सदिश है, बिंदु आवेश की स्थिति सदिश, और आर वन जो है बिंदु है जहाँ ई ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा। ये एक्स वाई तल है, ये मूल बिंदु है, एक आवेश Q जिसका मान 3 गुना 10⁻⁶ कूलम रखा है, इसकी इस बिंदु की स्थिति सदिश है या इस बिंदु का निर्देशांक है। अभी ये 2D में बात कर रहे हैं तो हम 2 ही कोऑर्डिनेट लेंगे, तो यहाँ इसका मान लेते हैं कि ये 3 बिंदु पे है। इसके कारण हमको 5 दूर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया P बिंदु, ये हो गया A बिंदु, ये हुआ A, ये हुआ P। तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले इससे इसको मिला दीजिए। ये अब क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी तो ये E हो जाएगा। अब अगर देखें तो ये हमारा R1 है और ये हमारा R है। इस दूरी को हम तो R1 और R की मदद से लिख रहे हैं, क्योंकि इस दूरी वहाँ लिखे थे AP इज इक्वल टू, इस दूरी को हमने AP इज इक्वल टू लिखा था R माइनस R1 वेक्टर। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय R माइनस R1, ये वेक्टर है का Q इंटू R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ जाएगा, Q का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻⁶, R निकालना पड़ेगा और R1 निकालना पड़ेगा। तो R हो जाएगा, R दिया है 5 2 दिया है, x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये हो जाएगा 5a + 2j। ये भी हम वेक्टर की वीडियो में बता चुके हैं, आप ऊपर में हम लिंक दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3i + 3j। इसके बाद हमको R माइनस R1 का मोड भी निकालना है, तो R माइनस R1 निकालिए पहले। तो R हो गया 5i + 2j माइनस R1 है 3i + 3j। तो ये हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 2i होगा, और 2 - 3 ये होगा -j होगा, ये R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज इक्वल टू हुआ 2i - j। तो R
वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस हो जाएगा। इसके लिए आई जे के जो गुणांक रहता है उसको स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ -1 गुणांक है तो ये -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 1 = अंडर रूट ये 5 हो जाएगा। तो ई निकालने के लिए हमको ये चाहिए था, इसका मान पता है, क्यू का मान दिया है, ये निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, अब इस फार्मूला में खाली रख देना है। तो E = 1/4πε0 Q/r वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड Q इंटू R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर से इसका मान होता है 9 × 10⁻⁹, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। Q का मान दिया है 3 माइक्रो कूलम है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। उसके बाद हमको R-R1 वेक्टर का क्यूब लिखना है, तो ये R-R1 वेक्टर आया है अंडर रूट 5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का क्यूब इंटू R-R1 होगा, R-R1 ये लिखना है, तो फिर R-R1 होगा 2i - j। तो इस सबको कैलकुलेट कर दीजिए, ये c से c कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे √5 अगर मीटर में हो तो फिर इस तरह से कर सकते हैं इसको, तो 9 को 3 से गुना कर दीजिए, 9 3 ये हो जाएगा 27 गुना 10⁻⁻9 है, 10⁻⁻6 है, तो ये बच जाएगा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 25√5 मीटर स्क्वायर इंटू 2i - j, इस तरह से। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक कूलम बचा हुआ, एक ही कटा था, एक बचा हुआ था, तो ये हो जाएगा 27/25 गुना 10⁻³ न्यूटन बाय कूलम गुना ये 1/√5 भी है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर नीचे √5 से गुना कर दीजिएगा, परिमेयकरण कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं फिर 27/25 गुना 5 हो जाएगा, ये परिमेयकरण कीजिएगा, ऊपर भी √5 से गुना कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 27 गुना √5 गुना 10⁻³ न्यूटन बाय कूलम। इसी को फिर गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें से एक 10 बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 270√5/125 गुना 10⁻² न्यूटन बाय कूलम। इसी को भाग दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा जो था अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये कूलम नियम के समय जो अध्यारोपण का सिद्धांत बताए थे उसी के अनुसार है, यदि किसी क्षेत्र में बहुत सारे आवेश हो, मान के चलिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इस तरह से n आवेश हैं, और इसके कारण किसी बिंदु पर हमको, जैसे ये मान लीजिए एक ये A बिंदु है, ये B बिंदु पर Q2 रखा है, C बिंदु पर Q3 रखा है, ऐसे करके n आवेश हैं। इसके कारण अगर हमको P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को P पर निकाल करके उसको सदिश रूप में जोड़ देना है। तो Q1 के कारण मान लेते हैं फील्ड इधर हो गया E1 वेक्टर, इधर हो जाएगा E2 वेक्टर, और Q3 के कारण फील्ड इधर हो जाएगा E3 वेक्टर। ऐसे करके अगर n आवेश होते तो फिर n आवेश का लिखते, तो P पर कुल विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू होता E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 प्लस डॉट डॉट, अगर n आवेश होता तो।
यही अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो इसको परिभाषित कर देते हैं। यदि किसी क्षेत्र में एक से अधिक आवेश हो तो उन सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो इस तरह से ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसमें भी एक उदाहरण लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज के इस दोनों शीर्ष पर QQ आवेश रखे हैं। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा L है, तो इसके कारण इस शीर्ष पर जो हमको विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान ज्ञात करना है। तो इस शीर्ष को A मान लेते हैं, इस शीर्ष को B मान लेते हैं, इस शीर्ष को C मान लेते हैं। तो क्वेश्चन है C पर E का मान ज्ञात करें। तो यहाँ भी एक से अधिक आवेश हो गया, तो हमको यहाँ पे फील्ड निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक से अधिक आवेश के लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। तो C पर जो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमको A का विद्युत क्षेत्र और B का विद्युत क्षेत्र को जोड़ देना पड़ेगा और सदिश रूप में। तो A पर आवेश Q के कारण E हो जाएगा, E का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा KQ/L², और इसकी दिशा हो जाएगी इधर, ये हो गया E। B पर आवेश Q के कारण जो E हो जाएगा, सेम होगा क्योंकि दूरी भी सेम है और आवेश भी सेम है, तो E इक्वल टू होगा KQ/L², और इसकी दिशा होगी इधर E। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में 60 का कोण बनता है, तो ये भी कोण होगा 60 का। ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, इसलिए हमको इसको वेक्टर रूप में जोड़ना पड़ेगा। तो ये दो वेक्टर है जिसके बीच का कोण 60 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर अगर जिसके बीच का कोण थीटा हो तो उसका रिजल्टेंट परिणामी होता है इस तरह से A² + B² + 2AB cos थीटा। तो यहाँ हमको जो नेट फील्ड निकालना है E नेट, उसके लिए हमको दोनों वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा, फील्ड वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे E² A के बदले भी, B के बदले भी E² है, + 2 A के बदले फिर E, B के बदले भी E और cos 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2E² प्लस ये 2E² और cos 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट ये हो जाएगा 2E² प्लस E², तो ये हो जाएगा √3E², तो ये हो जाएगा 3 √3E² है, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये मान होगा। तो यहाँ पर जो C पर नेट फील्ड होगा इसका मान √3E होगा। अगर ये हम आवेश कुछ दे दें, यहाँ पे कोई आवेश बोल दें, तो उसके अनुसार से E निकाल करके इसमें मान रख दीजिएगा, ये निकल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। धन्यवाद।